हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस लहरपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। आइए चलते हैं क्लास की ओर। समुद्री प्रदूषण। वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है। समुद्री अम्लीयता में बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन की घटना के लिए उत्तरदायी होती है। समुद्रों के भीतर स्थित अत्यंत कठोर और रंग बिरंगी संरचना आपके लिए जो दिखती है वो पॉलिप्स नामक छोटे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल से बनती है, जिसे कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका निर्माण में मूंगा कोरल नामक छोटे जीवों की कॉलोनियों से बनती है। अजीब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का क्या करता है, स्राव करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। किसी वस्तु से उत्पन्न समान आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहते हैं। जब तेज ध्वनि वातावरण को विपरीत प्रभाव पड़ने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। यह प्रश्न आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कुछ ध्वनियाँ पूछ ली जाती हैं तो आपको याद रखना है। पत्तियों की सरसराहट। पत्तियों की सरसराहट कितना डेसिबल का, 20 डेसिबल का इसमें 20 डेसिबल की इसकी गति होती है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल, यानी फुसफुसाहट की आवाज़ आती है वह होती है 30 डेसिबल। शांत कमरे या शांत कार्यालय की ध्वनि कितनी होती है, 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय ध्वनि होती है 60 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज़ होती है 120 डेसिबल। रॉकेट इंजन की आवाज़ होती है सर्वाधिक 180 डेसिबल। जो आपके रॉकेट इंजन होते हैं सैटेलाइट आदि लॉन्च की जाती हैं। तेज गति से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। यदि पूछा जाए सोनिक बूम किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है तेज गति से चलने वाले जेट विमानों के उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में मापते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो जेट फाइटर जेट बनते हैं तो उनको मैक इकाई में उनकी ध्वनि को मापते हैं। ग्रीन मफलर। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित होता है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से। आपको इतना याद रखना है, ग्रीन मफलर संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाईवे रोड होते हैं, जो जहाँ पर पावर प्लांट लगे होते हैं या पर कोई फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उनके आसपास क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाया जाता है क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पर प्लांटों से निकलने वाला जो धुआं या आवाज़ होती है तो उस आवाज़ को पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस कारण से वहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाता है। और यही कारण होता है कि आपका जो मेन हाईवे रोड होता है तो उसके बीच में जो जगह होती है उसमें भी पेड़ पौधों को लगाया जाता है। किस प्रकार से, जिसका आकार ज़्यादा ना बढ़े और छोटा आकार रहे, या झाड़ियों को लगाया जाता है जिससे एक तरफ से यानी दाएं से बाएं तरफ ध्वनि क्रॉस ना करे। आइए मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। तो उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है जिनसे मृदा प्रदूषण होता है। भारत सरकार ने कीटनाशकों दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि जानवर मरने के बाद चील, गिद्ध आदि ने खा लिया करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। यह पहले पूछा जाता था प्रश्न कि जो गिद्ध हैं पहले के समय की अपेक्षा अब गिद्ध बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसका कारण मुख्य था क्या था, इसका मुख्य कारण था मृदा प्रदूषण, क्योंकि कीटनाशक दवाओं का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु खा लेते हैं और वो क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको खाने के लिए गिद्ध आते हैं तो गिद्धबाज आते हैं तो वह भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इनकी संख्या में क्या हो चुकी है, वर्तमान स्थिति देखी जाए तो विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आ चुके हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, यहाँ सभी प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बनता है, पॉलीथीन मुख्यतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनती है। पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीथीन मुख्यतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। यह एथिलीन C2H4 का पॉलीमर बहुलक होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंक जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं। यह मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक
कई वर्षों तक ऐसा ही पड़ा रहता है, कई वर्षों तक प्लास्टिक अपने आप पर नष्ट नहीं होता है। या तो उसके लिए जला दें तो उससे कार्बन मतलब वो जल करके नष्ट हो जाती है। वैसे आइए आगे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ रूस में चोरनोबिल यानी कि एक स्थान था चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र था, वहाँ पे नाभ की दुर्घटना हुई थी जिसमें कई हजारों व्यक्ति मारे गए थे। यानी कि उससे इन्फेक्शन की वजह से उनका दम घुटने से वहाँ पे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या यह एक रेडियोधर्मी प्रदूषण है? 26 अप्रैल 1986 को सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रूस है, चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई थी। यह एक रेडियो प्रदूषण का कारण था। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है भारत से, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण से हुई थी? तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, यानी कि यह हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें कई प्रकार के कई व्यक्ति मारे गए थे और उनका जो प्रभाव है वह आनुवंशिक रूप से आज भी वहाँ पे वहाँ की जो जनसंख्या यानी कि बच्चे पैदा होते हैं तो वह आज भी अपंग पैदा होते हैं। यदि कंपनी का नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ठीक है। जहरीली गैस रिसाव के कारण वहाँ पे दम घुटने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो डाले जाएंगे जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग मेरे चैनल का सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए यहाँ पर UPTET तथा सुपर टेट मेंस की परीक्षा की भी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।